डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंग्रेजी का पेपर 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर एक देख सकते हैं, पहला जो आपका आएगा वो एक पैराग्राफ आएगा सेक्शन ए में। ठीक है, रीडिंग सेक्शन में आपका पहला पैराग्राफ रहेगा। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को आपको समझ लेना है एक बार। जो कि पैराग्राफ दिया है कि पुराने तुर्की और अन्य नस्लें, जो कि ओल्ड तुर्कीज एंड अदर रेसेस, यानी कि पुराने तुर्की और अन्य नस्लें who inhabited Afghanistan and part of Central Asia before advent of Islam। तो यहाँ पे देखो, बोलने का मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में समझ लो इस पेपर को, ताकि आप लोगों को जब इंग्लिश का पेपर मिले तो आप उसको थोड़ा सा समझ पाओ कि वो पेपर कैसा रहेगा और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें बोला गया है कि पुराने तुर्की और अन्य नस्लें, ठीक है, जो इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। ठीक है, वो क्या थे? वो बड़े पैमाने पे या तो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, वो बड़े पैमाने पे बुद्ध थे, और जो महाकाव्यों की अवधि के दौरान हिंदू भी थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्रंटियर एरियाज, तो यहाँ पे सीमांत क्षेत्र पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक था। ठीक है, प्रमुख केंद्रों में से एक था। साथ ही साथ, और यह जो यहाँ पर ये प्रमुख केंद्रों में से एक तो था ही, और यह स्मारक और मठों के खंडरों से भरा हुआ था। ये स्मारक और मठों के खंडरों से भरा हुआ था, और विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय जो 2000 साल पहले प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर था, वो छात्रों को आकर्षित करता था। ठीक है, वो छात्रों को आकर्षित करता था, फेम था उसका, ठीक है, प्रसिद्ध था वो। और पूरे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न हिस्सों में धर्म परिवर्तन से फर्क तो पड़ा। ठीक है, जो एशिया के विभिन्न भाग थे वहां पर धर्म परिवर्तन से फर्क तो पड़ा, लेकिन उन क्षेत्रों के लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से बदलने में जो है ये असक्षम रहा, यानी कि बदल नहीं पाया। ठीक है, इस तरह का ये पैराग्राफ दिया है जो पूरा का पूरा हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है। जब तुर्किस आए थे तो क्या उस समय हमारे जमाने में था, उस समय ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न इस पैराग्राफ से पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पूछा गया इस्लाम के आगमन से पहले अफगान में कौन से धार्मिक समूह रहते थे। तो यहाँ पर आप, जब इसको मैंने पैराग्राफ को जो आपको बताया, तो कौन से धार्मिक समूह रहते थे, तो आप बोल सकते हो कि अफगानिस्तान में इस्लाम के आगमन या स्थापना से पहले जो है बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है, और इससे पहले महाकाव्य रामायण और महाभारत की अवधि के दौरान जो हिंदू लोग जो है देश में निवास करते थे। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स। तो यहां पर सीधा सीधा महाकाव्यों के काल का मतलब क्या है। फ्रेज मतलब होता है मुहावरा, तो इस मुहावरे का महाकाव्यों के काल मतलब मुहावरे का क्या अर्थ है, महाकाव्यों के काल के मुहावरे का क्या अर्थ है, इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाक्यांश, ये जो आपका मुहावरा दिया गया है, फ्रेज जो दिया गया है, ये वाक्यांश बोलो मुहावरा बोलो एक ही बात होता है। तो जो फ्रेज दिया गया है, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप जो बोल सकते हैं कि महाकाव्यों के काल का अर्थ है कि रामायण के प्राचीन हिंदी महाकाव्यों की अवधि पृथ्वी पर भगवान राम का अवतरण था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर महाभारत जो है पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो जो है उस दौरान की अवधि है ये। ठीक है, तो ये द पीरियड ऑफ एपिक्स, इसी को बोला गया है। व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर। तो यहाँ पे पूछा गया तक्षशिला जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला जो है ये विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था। लगभग 2000 साल पहले प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर था, जिसमें धर्मराज स्पूत था, जूलियन मठ था, और मराडू मठ था, और बौद्ध धार्मिक स्मारकों का संग्रह भी इसमें माना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पूछा गया है आपसे, what has been common to the people of Afghanistan and the parts of Central Asia despite their different religions। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि जो अफगानिस्तान के लोग के लिए जो क्या आम रहा, जो विभिन्न धर्मों के बावजूद मध्य एशिया के हिस्से में, ठीक है ना,
तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कॉमन है अफ़गान और जो पार्ट ऑफ मध्य एशिया है ना, उसके बीच में जो है डिफरेंट रिलीजन यानी कि विभिन्न धर्मों के बीच में क्या जो है कॉमन है, क्या सामान्य रहा है? तो आपको ये बताना है इसमें। उत्तर में हम लिख देंगे कि अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के लोगों के लिए ये बहुत ही जो है कह सकते हैं समान मानसिकता और समान पृष्ठभूमि थी, जो इन क्षेत्रों के लोगों ने अपने विभिन्न धर्मों तथा प्रथाओं के बावजूद वर्षों से विकसित की थी। तो ये चीज़ आप इसमें आंसर को सही तरीके से लिखेंगे। पैराग्राफ अगर आप ढंग से अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो ही आप इस टाइप के आंसर्स देंगे। ये मोस्ट डिफिकल्ट पेपर की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है विच वर्ड इन द फ्रेज पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग। अराइवल और कमिंग का मतलब क्या होता है? तो अराइवल मतलब आगमन होता है, कमिंग मतलब भी आना होता है, और एडवेंट मतलब भी आपका आगमन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला एडवेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी आगमन ही होता है। यहाँ पूछा गया है मॉन्यूमेंट्स और मोनास्ट्रीज का क्या मतलब है? यानी कि एक बोल रहा है इसमें आपका ये स्मारक है, स्मारक और ये है मठ। तो स्मारक और मठ में क्या अंतर है? तो दोनों का अंतर हम बता सकते हैं। स्मारक जो है एक प्रकार का संरचना है जो आम तौर पर पत्थरों से बना होता है, स्टोन से बना होता है। और जो मठ होते हैं ना, ये धार्मिक लोगों के लिए एक घर माना जाता है। क्या माना जाता है? धार्मिक लोगों के लिए घर माना जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें ई पार्ट में 3 प्रश्न पूछे गए हैं आपको। ध्यान रखना आपका जो ए ए बी ए पार्ट आपका सिंगल आएगा जो 3 नंबर का रहेगा, ये 3 मार्क्स का है, ये भी 3 मार्क्स का रहेगा। और फिर ये सी पार्ट भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ये डी पार्ट्स भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ई पार्ट जो है आपका एक एक नंबर का रहेगा, 1 नंबर 1 नंबर और फिर आपका 1 नंबर, ये भी 3 नंबर का है, लेकिन अलग अलग इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, जो पैर आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ समझ लेना। ई पार्ट ई पहले पैराग्राफ का जो ई क्वेश्चन होगा इसमें 3 अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको एक एक नंबर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये एक एक नंबर देंगे आपको अलग अलग। यहाँ पे जो है सिनोमियम ऑफ एंटायरली, एंटायरली का मतलब क्या होता है? एंटायरली का मतलब होता है पूर्ण, है ना, पूरी तरह से। तो इसका सिनोमियम बताना है, एंटोनियम नहीं बताना है। सिनोमियम क्या होता है? तो इसका सिनोमियम होता है कंप्लीटली या टोटली। ठीक है, ये पैराग्राफ से ही आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे तो ये आपका पैराग्राफ जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको मिलेगा आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग जो है आपको किस पे मिलेगा? टेररिज्म पे मिल सकता है। ठीक है, टेररिज्म के बारे में पूछ ले। उसके अलावा जो है आपका पूछ ले कि हम अपनी जो कह सकते हैं संस्कृति या विरासत को कैसे सुरक्षित करेंगे, हेरिटेज को, ये पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो आप लॉन्ग हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, या हेल्दी लाइफ के आपको इफेक्ट बताने हैं, या फिर क्या कहते हैं एडवांटेजेस बताने हैं। इस तरह से भी ये पैराग्राफ पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल लिखते समय इन तीनों को मैंने आंसर यहाँ पे सॉल्व करवाया है, और इनके आंसर्स हम इस तरह से देखने वाले हैं। पहला जो है आपका टेररिज्म ए थ्रेड टू मैनकाइंड, इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप लोग इसको समझ पाएं। तो यहाँ पे हर पॉइंट को आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अदर भी आप तैयार कर सकते हैं, जो हमने लिखा है ये भी तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी पॉइंट है, इन पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ना तो आपको आर्टिकल लिखने में आसानी होगी। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा जो हमसे पूछा गया है, हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं हमारे जो है कल्चर को, यानी कि विरासत को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, संस्कृति विरासत को। तो उसके बारे में जो है हमने आंसर दे दिया है। तो इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप मैंने बताया जैसा कि आप चाहें तो कहीं और से भी कल्चरल हेरिटेज के बारे में पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं ताकि आप लोग आसानी से इसको याद कर पाएँ। तो ये सारे के सारे ये कल्चरल हेरिटेज के बारे में है पैराग्राफ, यानी कि आर्टिकल। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वाला आर्टिकल, उसकी हम बात करेंगे। तो ये आर्टिकल आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। एक जो है आपको लॉन्ग हेल्दी लाइफ जीना है, तो आप कैसे जिएंगे? ठीक है ना, ये बताना है। दीर्घ स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है इसमें। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर आप इस तरह से नोट कर लीजिए, जो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। इसको नोट करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा सब कुछ। बाकी मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि इसमें पढ़ने में भी समय जाएगा, और इतना समय जो है आप जानते हैं सभी का कीमती है, आपका भी है, मेरा भी। तो ये सारे सारे आंसर्स दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। किसी चैनल पे आंसर्स नहीं दिया जाता, सब केवल बकवास करते हैं। आप चाहें तो, विश्वास नहीं हो तो पूरे यूट्यूब पे सर्च करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर्स दिए जा रहे हैं, कम से कम आंसर्स से आपको एक तो है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सबसे माइंड में फिट करिए कि जो चीज़ आपको विद आंसर मिले उससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ आप बेहतरीन कर पाओगे, कुछ ना कुछ लिखोगे ही कैसे भी करके। ठीक है,
अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका आर्टिकल राइटिंग का, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 आर्टिकल्स मिलेंगे, उसमें से कोई एक करना होगा। मैंने तीनों यहाँ पे करवा दिया आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी, यानी कि लेटर। एक आपका आ सकता है कौन सा, आपका एक लेटर आएगा ऑफिशियल लेटर, ठीक है, और एक आएगा अनऑफिशियल लेटर, और पार्ट में रहेगा। इन दोनों में से कोई भी जो आपको मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है कलेक्टर को, ठीक है। लैक ऑफ फैसिलिटीज माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है यहाँ पर क्या है, माल फंक्शनिंग, यहाँ की वहाँ पे जो है दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ पे सुख सुविधाओं की कमी है, जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं उसमें दिक्कत है भाई। और दूसरा है एक लेटर लिखना है फ्रेंड को, उसको बधाई देनी है, सक्सेस उसको जो सक्सेस प्राप्त हुई है एग्जाम में उसके ऊपर बधाई देनी है। तो दोनों में से एक लेटर आपको लिखना है। तो इस लेटर को लिखोगे तो आपको जो है यहाँ पर देखो मैंने इस लेटर को लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। इस लेटर को इस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपका ऑफिशियल लेटर रहेगा जो कि कलेक्टर को लिखा जाए, नगर निगम को लिखा जाए, अस्पताल को लिखा जाए, नगर पालिका को लिखा जाए, बिजली बोर्ड को लिखा जाए, पानी की सुविधा के लिए लिखा जाए, ट्रैफिक लाइट के लिखा जाए, जो भी ऑफिशियल लेटर यानी कि गवर्नमेंट संस्थाओं को या दूसरी संस्थाओं को लिखा जाए, उनमें जो है आपको सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आएगा। अपना एड्रेस लिख देना, आपका अपना एड्रेस आता है, ठीक है। लिखने वाले का पता आएगा सबसे पहले, और डेट डेट जरूर मेंशन करना है आपको। डेट नहीं किया तो मैं आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसको लिखा जा रहा है, जिसको लिखा जा रहा है, जिसको लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है, उसका एड्रेस आएगा यहाँ पे, उसका एड्रेस आएगा, ये ध्यान रखना है। और एड्रेस आप अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हो, ठीक है। जब क्वेश्चन पेपर में हमको आपको पता ही है ज्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं दिया होता है, तो आप अपनी मर्जी से अपने घर का भी एड्रेस लिख सकते हो। लेकिन जो है कलेक्टर को लिखा है तो कलेक्टर लिखोगे, मजिस्ट्रेट लिखा है तो मजिस्ट्रेट लिखोगे, अगर डिप्टी जनरल लिखा है तो जो भी वहां पे आपको शब्द उपयोग किया जाएगा यहाँ पर, उसके हिसाब से ही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो लेटर होता है वो होता है आपके फ्रेंड, रिलेटिव, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, पापा, दोस्त, ये सब। तो इनमें जो है आपको एड्रेस फेड्रेस आपका जो है केवल आएगा। और ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट आता है। अच्छा, ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट भी आपको लिखना होगा कि किस लिए ये लेटर लिखा जा रहा है, ऑफिशियल लेटर में ये लिखा जाता है, ठीक है। बाकी आप लेटर को जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आपका जो है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो हिंदी में हम लिखते हैं उसी को हम यहाँ पे इंग्लिश में उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। कौन कौन सी मशीनें खराब है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट को नहीं देखते हैं रेगुलरली, एक्सरे मशीन काम नहीं करती है, पानी पीने की वाटर फैसिलिटी सही नहीं है, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। और उसके बाद में रिक्वेस्ट करते हुए आप बता दोगे कि भैया ये चीज़ें जो है सही करिए, ठीक है। इसके बाद आप नीचे अपना नाम या फिर XYZ भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके और पार्ट की बात करें तो इसमें आपको क्या लिखना है, ध्यान रखिए कि आपको अपना एड्रेस लिखना है। आपका एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस आएगा, दूसरा एड्रेस इसमें नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे डेट जरूर मेंशन करना है, डेट आएगा। उसके बाद में कोई एड्रेस नहीं आएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। ध्यान रखा आपने, फर्क पड़ा, समझा कि यहाँ पर दो एड्रेसेस, एक एड्रेस एक्स्ट्रा आ रहा है, डेट के बाद एक एक्स्ट्रा एड्रेस आ रहा है, और सब्जेक्ट भी आ रहा है। और इस वाले में ना सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सब्जेक्ट की इशू नहीं है, केवल आपका एड्रेस और फिर डेट, ये जरूर मेंशन करना। और फिर सीधे सीधे आप जो भी लेटर में बधाई देना चाहते हैं, या इनविटेशन में जाना चाहते हैं, या सक्सेस मिली है, या हेल्दी लाइफ के लिए बताना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन अगर आपका भाई यूज़ कर रहा है उसके ऊपर लेटर आ सकता है, तो इस तरह के लेटर आ सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिखना है, आप समझ चुके होंगे जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चलिए इसको देख लिया। जब आपका आर्टिकल और लेटर राइटिंग खत्म होगा उसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, ग्रामर वाला, ठीक है। इस ग्रामर सेक्शन में आपको दो दो अंक के प्रश्न मिलेंगे और जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपका दिमाग यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है, ए पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है वो क्या कहलाएगा, इन चार ऑप्शंस में बताना है। यहाँ पे जो है बोस्टर, बोस्टर का मतलब क्या होता है, बोस्टर का मतलब होता है डींग हाँकने वाला, ठीक है। प्राउड आप जानते हो, अभिमानी होता है। और एसेंट्रिक मतलब क्या होता है, सन की होता है। और इगोइस्टिक मतलब होता है आपका स्वार्थी। तो ऑब्वियस सी बात है, ए पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ इज इगोइस्टिक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इन सभी वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़ो और इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। अगला जो यहाँ पर फ्रेज दिया है, मुहावरा दिया है, ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन मीन्स। तो यहाँ पे वाक्यांश जो दिया गया है, विवाद की हड्डी का अर्थ क्या है, तो विवाद का अर्थ है रीजन फॉर क्वेरल, यानी कि विवाद की हड्डी मतलब एक, विवाद की हड्डी का मतलब होता है कि वो हड्डी
रीज़न है, कारण है, तो रीज़न ऑफ क्वेरल, क्वेरल के लिए जो है जो चीज़ रीज़न अवेलेबल है, कारण अवेलेबल है, उसी को वो हड्डी बोला जा रहा है, विवाद की हड्डी। विवाद की हड्डी क्या है? वो रीज़न है, वो कारण है। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, रीज़न ऑफ क्वेरल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर क्वेरलसम जो है ये ऐसा नहीं है, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू होता है। यहाँ पे झगड़े का कारण जो है विवाद की हड्डी है, यहाँ पे झगड़े का क्या है? कारण है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर और ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सी पोर्शन जो पूछा गया है, जो पोर्शंस आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस पूरे के पूरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो समझाया जा रहा है बहुत ध्यान से समझ लेना, बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना भी फास्ट भागो। यहाँ पे सिनोनियम ऑफ लैक इज, यानी कि आपको बताना क्या है। लैक मतलब होता है अभाव या कमी, ठीक है। इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो देखो, एबुंडेंस, एब्यूडेंस मतलब होता है आपका प्रचुरता, बहुत ज्यादा, ठीक है। सुफिशियंसी मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि बहुत ज्यादा। टू मच भी बहुत ज्यादा। लैक मतलब होता है कमी, ठीक है। अगर इसका मतलब कमी होता है तो डेफिशिएंसी भी कमी होती है, ठीक है। डेफिशिएंसी का भी मतलब क्या होता है? कमी होती है। लैक मतलब भी अभाव या कमी होती है, डेफिशिएंसी मतलब भी अभाव या कमी होता है, अभाव या कमी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ये कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, इसमें डी पोर्शन। डी पोर्शन में आपसे पूछा गया, ये सारे दो दो अंक के रहेंगे, आपको ई पार्ट तक जो है ये मिलेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे पूछा गया है ऑलवेज स्पीक ए ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक ए ट्रुथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर इस वाक्य में, इस वाक्यांश में कौन सा शब्द जो है वो एक एरर है, यानी कि एक क्या कह सकते हैं, त्रुटि है। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि अशुद्धि है, बोल सकते हैं। हमेशा एक सच बोलो, यहां पे क्या बोल रहा है? ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, हमेशा एक सच बोलो। तो यहां पर एक ही गलत है, यहां पे इसका मतलब आंसर में क्या आ जाएगा हमारा? ए नहीं आना चाहिए। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो यहां पर मिस्टेक क्या है? ए का मिस्टेक है, यही इसमें सेंटेंस में एक एरर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें ई पार्ट देखिए, द एंटोनियम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या होता है? मॉडर्न का मतलब जानते हैं आप अच्छी तरह से, आधुनिक बोलते हैं। तो आधुनिक का विलोम पूछा है, समानार्थी नहीं, विलोम पूछा है। तो आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का विलोम ओल्ड नहीं होगा, ठीक है, ओल्ड न्यू का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका क्या होगा? एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है? एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, तो चढ़ाई तो होगा नहीं भाई इसका, मॉडर्न का, ठीक है। और डिसेंट, डिसेंट मतलब क्या होता है? अवतरण या उतराव, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। एनसियंट जो होता है ना, एनसियंट को मतलब प्राचीन। तो मॉडर्न मतलब आपका क्या होता है? आधुनिक, और ये एनसियंट मतलब होता है प्राचीन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये होता है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन होता है इसका मतलब, सही से लिख दूं, प्राचीन, ठीक है। ये लो, तो ये होता है प्राचीन। अगला जो पार्ट है, यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे और दो दो हैं, आपको दोनों ही करने होंगे। यहाँ पे हाउ स्मार्ट यू आर, सी सैड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, ठीक है। आप कितने स्मार्ट हो, यानी कि कितने बुद्धिमान हो, उसने कहा। इसको जो है आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसको क्या बोल जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा कि वह बहुत होशियार है। ही एक्सप्लेन्ड दैट, एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, रमेश सेड टू हिम हाउ डू यू डू। रमेश ने कहा तुम कैसे हो। रमेश ने उससे कहा, ठीक है, रमेश ने उससे कहा तुम कैसे हो। तो यहां पर इसको भी इनडायरेक्ट बोलना है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? रमेश आस्क्ड, रमेश ने पूछा हाउ हिम, हाउ ही वॉज, ठीक है। रमेश ने उससे पूछा कि वह कैसा है, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इसको। मैं तुम्हें एक पोशाक दे सकता हूं या दे सकती हूं, मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया, इसको कॉम्प्लेक्स यानी कि मिश्रित वाक्य में बनाना है। तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो यहाँ पे हो, मैं तुम्हें एक पोशाक दे सकती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे उपहार में दी थी। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहां पर जो पूछा गया है, डू इट और लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस में आपको इसको बदलना है। संयुक्त वाक्य बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं हम? मिश्र, ठीक है,
मिश्र बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त। थोड़ा सा ये सब चीज़ें समझ लेना, हिंदी में तो समझ में आता है, तो इंग्लिश में इस तरह से लिखा आएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्र और इसका होता है संयुक्त। डू इट और लीव इट, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर होगा डू इट और लीव इट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, ये चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में पहले क्वेश्चन को बोल रहा है कि बदल दो भाई। यू कैन नॉट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियंस कांट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियंस कांट बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, तो यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री में आपको बदलना है, तुलनात्मक जो है आपको इसको बदलना है। यहाँ पर आपको कर्म वाच्य में, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, कर्म वाच्य, ठीक है, कर्म वाच्य होता है, और कंपैरेटिव डिग्री मतलब तुलनात्मक बताना है, तुलना की जा रही है यहाँ पे। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, तो इसको तुलनात्मक में हम बनाएंगे, नो अदर एनिमल इज फास्टर देन चीता, ठीक है। ये तुलना कर दी हमने, समझ में आ गया। यहाँ पे तुलना की जा रही है, तुलनात्मक डिग्री, तुलनात्मक, पूरा ऐसा लिखे तुलनात्मक, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, डी पार्ट, इसमें इसमें क्या, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको उसको करेक्ट करना है, ध्यान रखना है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुआ, सीन आ गया है, तो यहां पे आ जाएगा आई सॉ हिम यस्टरडे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। और सीन जो है, हैव सीन को हटा करके हम क्या लिख देंगे, सॉ लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, द हैन हैज लेन 6 एग्स, तो यहाँ पे आपका लैन नहीं होगा, ये लैन गलत है, यहाँ पे लैड हो जाएगा। द हैन हैज लैड 6 एग, मुर्गी ने 6 अंडे दिए, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अगला जो प्रश्न है, ई पार्ट, यहाँ पर जो है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इन आवन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस ऑफ देयर मीनिंग, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनकी मीनिंग में अंतर कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपका पीस पीस है, तो एक पीस जो PEAC होता है, पीस मतलब होता है शांति, तो एवरी वन डिजायर्स पीस, सभी को शांति चाहिए, ठीक है, सभी की इच्छा होती है शांति की। और एक होता है पीस मतलब टुकड़ा, तो ही हैज ए पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में एक है टेल टेल, TELL और TALE। अब इसका मतलब, टेल का मतलब क्या होता है, बताना होता है, और इसका मतलब होता है आपका स्टोरी, कहानी भी होती है और पूंछ भी होती है, तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी बना सकते हो। ही डज नॉट टेल ए लाई, ठीक है, तो हमने टेल का बता दिया, और यहाँ पे टेल मतलब पूछ भी होती है और कहानी भी होती है, तो ही टोल्ड मी ए नाइस टेल, यानी कि उसने मुझे नाइस स्टोरी बताई, ठीक है, कहानी बताई। ये हो गया आपका डिफरेंस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है, एक शिकारी था, वो जंगली जानवरों का करने का शिकार करने का है ना, वह जंगली जानवरों का शिकार करने का शौकीन था, ठीक है, यहाँ पे शिकार हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है। वह शिकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करता था, वह शिकार के बारे में और अधिक सीखना चाहता था, उसके पास कई बंदूकें थी, वह अधिकतर अपनी राइफल का ही प्रयोग करना पसंद करता था, वह पक्का निशानेबाज था, जंगल में शिकार करने के लिए वह कई दिन और रात व्यतीत करता था, उसने कई बड़े जानवर मारे थे, अतः लोग उसे बड़े शिकारी के लिए याद करते थे, या बड़े शिकार के लिए याद करते थे। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, देयर वॉज ए हंटर, ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना, उसको शिकार करने का बहुत शौक था, फॉन्ड मतलब उसका शौकीन होना, और ही लाइक टू रीड द बुक ऑफ हंट, ठीक है, और ही वॉन्टेड टू मोर लर्न अबाउट द हंट, एंड ही हैड मैनी गन्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको क्या पूछा गया है, उसके पास बंदूकें थी, तो हेड आ जाएगा, और ही ऑफन लाइक टू यूज हिज राइफल, ही वॉज डेड शूट, ठीक है, ही वॉज डेड शूट, वो मतलब क्या, पक्का निशानेबाज था, और ही स्पेंड मैनी डेज एंड मैनी नाइट टू हंट इन द फॉरेस्ट, और ही किल्ड मैनी बिग एनिमल्स, देयर फॉर द पीपल रिमेंबर्ड हिम बिग हंट, फॉर बिग हंट, ठीक है, रिमेंबर हिम फॉर बिग हंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, समझ के आपको पेपर को एक बार समझना जरूरी है, समझने के बाद तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। सेक्शन आ जाता है लिटरेचर का, इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स में आपको इसके आंसर्स देना है। पहला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, और वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम,
तो गार्बेज डंप में साहेब क्या ढूंढ रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें पूछा गया वेयर ही इज, और वो कहाँ पर है और वो कहाँ से आया था। मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, और आपको ये भी बताना है कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या दुष्परिणाम हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट शब्द में मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया है। ऐसा आंसर आप गाइड में, बुक में कहीं सर्च करोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसको बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो आएंगे ना आपके, मैंने सारे सारे ट्राई किया है कि जितने सिंपलेस्ट वर्ड यूज़ कर सकता हूँ करूँ। जहाँ पे नहीं हो पाया पॉसिबल वहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन जहाँ पर भी आपको आंसर दिया गया इतने सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साहब कचरे में क्या ढूंढ रहा था, तो साहब जो है रुपी और कॉइन ढूंढ रहा था, यानी कि रुपया या सिक्का ढूंढ रहा था, ठीक है। और वो कहाँ था, वो सीमापुरी में था, ठीक है। और उसके अलावा जो है, और कहाँ पर, उसका पड़ोस में, कौन, ऑथर के पड़ोस में था। और साहब कहाँ से, बांग्लादेश से आया था 1971 में अपनी मदर के साथ में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद। अब यहाँ पर जो है मेंशन द हजार्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑलमोस्ट ऑल द फैमिली इन फिरोजाबाद आर इंगेज्ड इन बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे जो परिवार जो हैं वो फिरोजाबाद में लगभग सभी परिवार जो है इसी धंधे में लगे हुए हैं। कांच की चूड़ियों के उद्योग में कई खतरे हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे मैनी हजार्ड्स जो है। और लिटिल चिल्ड्रेन, वो जो है छोटे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ वहीं बैठते हैं अंधेरे में, और जो है वहाँ पर वेल्डिंग होती है, पॉलिशिंग होती है चूड़ियों की, और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो अपनी आई साइट भी लूज़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को ये चीज़ें हिंदी में बताने की आवश्यकता है। इस आंसर को आप इसी तरह से नोट करेंगे। इसके और अच्छा, यहाँ पर जो आपका सातवें का पहला ए पार्ट आएगा, इसी में और पार्ट भी आएगा। तो यहाँ पे सातवें का ध्यान रखना, जो जो पोर्शन बता रहा हूँ लिख लो, नोट कर लो। सातवें में और ऑप्शन भी आएगा, और यहाँ पे ए पार्ट के साथ साथ बी पार्ट भी मिलेगा। ए पार्ट में और ऑप्शन आएगा, बी पार्ट में भी और ऑप्शन आएगा। तो और ऑप्शन पहले करेंगे। वाई यू थिंक गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ठीक है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, आप आराम से पढ़ोगे तो आपको याद होगा। इसके बाद आ जाइए इसके बी पार्ट पे। तो यहाँ पर जो है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, तो ये फीलिंग्स बतानी है आपको, जो फ्रेंच की है वो बतानी है। तो बी पार्ट में आपको ये आंसर दे देना है। और इसी के और पार्ट में भी मैंने आंसर बताया हुआ है, तो और पार्ट में जो आंसर आप लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से ये आंसर को आप लिख देंगे, ठीक है। आगे जो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे, ओके। इसमें पूछा गया है व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे, तो पैडलर को किस चीज ने मजबूर किया उसको अपने रास्ते को बदलने में। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आंसर यहाँ पे दिया गया है। आंसर आप जरूर नोट करें, ध्यान से समझें। अगला जो प्रश्न है इसमें, यहाँ पे आठवां प्रश्न जो आएगा, इसमें भी आपका ए पार्ट में भी अथवा मिलेगा और बी पार्ट में भी अथवा मिलेगा। तो हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे डगलस जो है अपने वाटर के डर को, जो है जो डर था उसको वाटर में, वो कैसे उसने उसको दूर किया, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में मैंने आंसर दिया हुआ है, आप इस आंसर को नोट आउट करेंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में जो भी चीज़ें दी गई है ना यहाँ पर, बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में। इसके अलावा जो है और पार्ट जो है, इससे पहले वाला जो अगर आपने सेट नहीं देखा है तो उसको देख लेना, फुल सॉल्यूशन जैसा आप ये देख रहे हैं ना, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मैंने इसी तरह का बनाया हुआ है। तो वहाँ पर जो है आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो यहाँ पर जो है आपको बता देना है, पहले तो आपको बता देना मुकेश एटीट्यूड के बारे में, उसके बाद जो है उसके ड्रीम के बारे में तो हमने यहाँ पे बता दिया। क्लियर हुआ, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अगला जो नौवां प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो प्रश्न दिया जा रहा है, मैंने बताया था कि आठवें प्रश्न में ए पार्ट मिलेगा, इसमें अथवा पार्ट भी मिलेगा। और अथवा पार्ट आपको बी के रूप में मिले चाहे सिंगल मिले, बस आपको एक ही क्वेश्चन में अथवा पार्ट मिलेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें। नौवा जो है, इसमें आपको एक स्टैंजा आएगी, एक कॉन्टेक्स्ट आएगा, एक एक्सट्रैक्ट आएगी। उस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में जो आपको इसके आंसर्स देने हैं, तीन प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, विच थॉट सी पुट अवे, तो सी पुट द थॉट अवे ऑफ सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, उसने अपना जो है थॉट को रख दिया। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी आंसर का, बी का क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिख देंगे। और इसके बाद जो है सी पोर्शन में आपसे पूछा गया है फ्रॉम विच पोएम द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो अभी आपने अगर पोएम की लाइनें पढ़ ली होंगी, पढ़ा तो नहीं होगा मुझे पता है, ये पोएम कहाँ से ली गई होगी,
माई मदर एट 66 जो आपका स्टांजा है, पोएम है, उससे ली गई है। चलिए, अब 10वां जो प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने तो बहुत सेपरेट वीडियो बनाया, लेकिन इस वीडियो में जब आंसर दे रहा हूँ तो सभी को आंसर दूंगा। राइट द सेंट्रल आइडिया और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपसे पूछा गया है माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखिए, या फिर आप ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिखिए, या फिर आप आंट्स जेनिफर्स टाइगर का सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो तीनों के आंसर मैं बता रहा हूं आपको, इनको ध्यान से समझे। तीनों के अलावा मैं आपके जो कविताएं हैं ना, सभी के सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं, इन आइडियाज को नोट करें। सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं, माई मदर एट 66 की। तो माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया जिन वर्ड में मैंने लिखा है, इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। इसको अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप इसका जब हिंदी पढ़ोगे ना, तो आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आ जाएगी। हिंदी पढ़िए यहाँ से, आपके लिए मैंने हिंदी भी इसका ट्रांसलेट कर दिया है। तो जैसे ही आप सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 को हिंदी में पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग से जो सेंट्रल आइडिया का डर है ना, वो एकदम ज़ीरो होने वाला है। तो इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंट्रल आइडिया आपसे पूछेगा, तो वो जो है आपका पूछता है एलिमेंट्री स्कूल क्लास इन ए स्लम। अगर आपका ये आएगा आएगा तो जनरली नहीं, तो फिर भी अगर आपसे पूछता है तो ये जो है आपका सेंट्रल आइडिया है। फिर भी अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इसको मैंने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। इस सेंट्रल आइडिया के हिंदी में ट्रांसलेशन को पढ़िए, इसको और भी बेहतरीन समझ पाएंगे। और जो है अगला जो है कीपिंग क्वाइट, तो यहाँ पर इसका सेंट्रल आइडिया मैंने लिख दिया है और इसको भी हिंदी में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझदारी जो आपकी हिंदी पढ़ने से ज़्यादा आती है, तो आप इसको हिंदी में समझें। ये रहा इसका हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से ये हिंदी है। जब आप इंग्लिश पहले इंग्लिश पढ़ें, उसको हिंदी में पढ़ें, आपको गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा, रट जाओगे आप एक बार पढ़ोगे तो। लेकिन दिमाग से पढ़ना और संयम से पढ़ना, समझदारी से पढ़ना। उसके बाद एक और सेंट्रल आइडिया अगर आप पूछा जाता है तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का पूछा जाएगा। तो इसका भी सेंट्रल आइडिया जो है, पहले इंग्लिश में समझिए, एक बार इंग्लिश में आपको जितना समझ में आता है उतना समझिए। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्यूटी का, और हर सेट में अलग अलग आएंगे, तो आपको टेंशन लेना है क्यों कि आपके हर सेट में अलग अलग सेंट्रल आइडियाज़ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको हिंदी में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप इसको पढ़ोगे हिंदी में ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसमें पूछा जाएगा, तो आपसे जेनिफर का पूछ लेगा। जेनिफर का सेंट्रल आइडिया ये रहा। इसका आंसर आप देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया का। और जैसे ही आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा हिंदी में समझ लो, ये रहा हिंदी में, तो आपको और भी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो ये सेंट्रल आइडिया जो आपने देखे, जो मैंने आपको बताया, इससे बेहतरीन सेंट्रल आइडिया आप जो है नहीं पढ़ पाएंगे। जब हिंदी और इंग्लिश में जब दोनों चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन याद होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आपको मैंने बता दिया, तो उसको पढ़ लेना। 11वां जो प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो 11वां क्वेश्चन में आपको ए पार्ट और फिर इसके अथवा में भी आएगा, आपको मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, तो डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्कीप फॉर चार्ली वाई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिख देना है, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद इसके और पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे देखो और पार्ट। आप लोग जो है ना, शेयर करना बहुत मतलब कंजूसी कर देते हो। पता नहीं, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमेशा शेयर करना सीखो, दूसरों की मदद करो, अपने आप आपकी मदद होती रहेगी। तो ऑटोमेटिकली क्या है, आप लोग जब शेयर करोगे ना, तो जिस बंदे को आप शेयर कर रहे हैं, वो कुछ अगर अच्छा देखता है तो वो भी आपको शेयर करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप बेस्ट दोगे तो आप बेस्ट पाओगे, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। और कुछ उन चैनलों से सावधान हो जाएं जो आपको केवल बताते हैं कि ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो, आंसर बता दो तो ठीक है। भले ही वो आए ना आए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आंसर आपको साथ में दिया जा रहा है, तो वो चैनल मैं मानता हूँ वो बेहतरीन माने जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं जा रहे हो आप, वहाँ पे आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएँ, तो वो चैनल पे आप बने रहें और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला जो और पार्ट है, मैंने बताया है कि इससे पहले वाला सेट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने डाल चुका हूं मैं उसको भी, तो उसको जरूर देख लेना। इससे पहले वाला सेट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अभी वीडियो जैसे ही खत्म होगा, प्लेलिस्ट यहीं स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी, उसको आप टच करके देख लेना। द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट वर्ड में दिया है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इन सभी आंसर्स को मैं इंग्लिश में हिंदी इनके साथ साथ लिख दूं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, बाकी आपकी मर्जी है।
अगला जो बी पोर्शन है, बी पोर्शन में भी अथवा पार्ट मिलेगा। हु इज द टाइगर किंग और वाई डज ही गेट दैट नेम। तो टाइगर किंग कौन था, उसको नाम ऐसा ये नाम क्यों पड़ा, तो इसका आंसर भी आपको बता देना है। तो ये रहा इसका आंसर। और पार्ट देखिए, और पार्ट में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पूछा गया है इसका क्वेश्चन कहाँ है, जो वांट्स रिटेंशन। अच्छा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन मिस्टेक रह गया भाई, देखना इसका क्वेश्चन जो है ना वो मिस्टेकली रह ही गया है, क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन रह ही गया। ठीक है, आई थिंक सो, यस यस, क्वेश्चन नहीं है इसमें, आंसर आंसर आ गया है, क्योंकि बाई मिस्टेक ये डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये आंसर आप जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो वांट्स रिटेंशन realization, yes, accept the changes that she thinks that the wizard must hit back hard over the head of mummy who had forced him to take away the good rose like smell। याद आया आपको क्वेश्चन क्या होगा इसका? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाउ डिड जो वांट्स टू बी द स्टोरी बी एंडेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बाय मिस्टेक डिलीट है। चलिए अगले इसके बी पार्ट की बात करते हैं। वाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे के सारे अगर पढ़ लिया तो आपने, तो इसको जरूर थोड़ा सा तैयार करें। लिटरेचर के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका टेंशन ही खत्म है, बाकी आपको आए ना आए। लेकिन जो आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस ही नहीं किए तो आपका तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कवर करते हैं मार्क्स को आपके, है ना। तो ये आपका आंसर मैंने दे दिया यहाँ पे। और 12वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, डेरी एंड मिस्टर लैम्ब बोथ आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पार्टमेंट बट देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द लाइफ आर कंप्लीटली डिफरेंट, इलोबरेट। इसको व्याख्या करनी है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या थे, फिजिकली इम्पार्टेड थे। ठीक है, लैम्ब भी और आपका डेरी भी। अब दोनों के जो एटीट्यूड में क्या डिफरेंस था, लाइफ के एटीट्यूड में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया है, और ये बड़े क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो यहाँ पे ये आंसर आप इस तरह से देख सकते हैं स्क्रीन पे, और जो है इसका बचा हुआ पार्ट यहाँ पर। इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट में इसके, ठीक है, आपको कोई एक ही देना है, या तो आप ये ऊपर वाला आंसर दें, ठीक है, या तो आप ये वाला आंसर दीजिए ए पार्ट, या फिर आप आंसर दीजिए बी पार्ट। यहाँ पे बी पार्ट होना चाहिए था। ठीक है, ये बी पार्ट है। तो हाउ डिड डॉक्टर सदाव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड द ड्यूटी एज ए डॉक्टर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा बेहतरीन। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उसको चेक करें, उसमें आपको जो है इंग्लिश के और वीडियो मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, और विद आंसर मिलेंगे सारे के सारे, केवल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आंसर विद आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दें।